दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। सभी दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, इस क्लास को बहुत ही ज्यादा लाइक कर रहे हैं। सो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो मेरे शेर और शेरनियों लग रहे हो है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से लग रहे हो हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की। देखो, हमने बात की थी जो कार्यपालिका शक्ति है उनके बारे में कर ली, और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर, राष्ट्रपति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन सा पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ठीक है जी, तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां से हम काफी सारी बातें करेंगे और यहीं से हमारे काफी सारे एग्जाम में आपको आंसर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अपने जितने भी डाउट हैं या कमेंट्स हैं जो कि मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 की। कितने की? आर्टिकल या अनुच्छेद बोल सकते हो आप। तो आर्टिकल कितना? 124, 124 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है जी? हाँ जी, इसमें क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट यानी ऐसी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यानी राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करेगा जी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तथा मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी दिलाता है और अन्य न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाता है। तो याद रखिएगा 124 यानी 124 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तथा अन्य न्यायाधीशों की न्यायाधीशों के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आर्टिकल 124 में कहा गया है, और उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा और मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको भी क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो किसकी बात की गई है? 124 की। तो आर्टिकल 124 में पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों को भी क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो आगे की बात करते हैं, आगे की हम बात करते हैं। देखो आर्टिकल एक और आएगा और जो राज्यों से संबंधित होगा उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां से देखेंगे 214, कितना? 214, यहाँ 124 ये 214। तो 214 है वो राज्यों से संबंधित है, यानी हाईकोर्ट से संबंधित है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। किससे संबंधित है? हाईकोर्ट से संबंधित है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। देखना
राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन यहां पे देखना, लेकिन उनको जो शपथ है वो कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। उनको शपथ राज्यपाल दिलाएगा। तो बात आई क्या समझ में मेरी? तो आर्टिकल 124 में तो बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति ही उन्हें क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। लेकिन 214 में क्या बताया गया है कि जो हाई कोर्ट होता है तो हाई कोर्टों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति न दिला के कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। बोलो करेक्ट है क्या? बात समझ में आई क्या ये बात? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। तो ये दोनों बात देखना, मैं बताता हूं आपको। यहां से देखना, आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो राष्ट्रपति है उनके जो शक्तियां हैं, उनकी जो न्यायिक शक्तियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो न्यायिक शक्ति है उनमें बात करेंगे आर्टिकल 124 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार यहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा आप। हाँ दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और अपनी पढ़ाई में जम के लग जाओ। अब ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है जी। तो आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट, ऐसी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या करेगा जी? ये नियुक्ति करेगा। याद रखने, नियुक्ति करेगा। और अन्य जो न्यायाधीशों के साथ साथ जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों, आप कैसे भी बोल सकते हो इसको, तो जो मुख्य न्यायाधीशों के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों को भी ये क्या दिलाता है जी? शपथ का काम करता है, यानी शपथ दिलाता है। लेकिन इसी के साथ साथ में मैंने बता दिया राज्यों से संबंधित भी 214 आर्टिकल, तो राज्यों से संबंधित भी साथ में लेके चल रहा हूं ताकि आपको ज्यादा टाइम न लगे और अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। तो 214 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति है वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करेगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, लेकिन क्या है, यहाँ पे जो शपथ दिलाएगा तो वो शपथ कौन दिलाएगा जी? वो शपथ दिलाएगा उस राज्य का राज्यपाल। तो बोलो दोनों बात समझ में आई क्या? आर्टिकल 114 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 124 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों को भी क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। लेकिन आर्टिकल भारतीय संविधान के 214 में क्या बताया गया? 214 में क्या बताया गया है? यहां पे बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करेगा लेकिन उनको शपथ नहीं दिलाएगा। तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? उनको शपथ दिलाएगा राज्यपाल। उस जो राज्य है उससे संबंधित जो राज्यपाल होगा वही उसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। बोलो ये करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ? यदि दोनों बातें समझ में आई है तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट आप भेजो ताकि मैं आगे भी आपको कुछ बता पाऊं। हाँ जी, फटाफट भेज दो। बहुत ही बढ़िया। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, देखो आप। हाँ जी, ले लिया हो, बहुत ही बढ़िया बात। अब देखो, यहां से राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, यहां से एक बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा क्या कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के माध्यम से, यानी सजा है, जो फांसी की सजा है उसको भी माफ कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अगला जो आने वाला है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो बात करने वाले हैं आर्टिकल, कौन से आर्टिकल हम बात करने वाले हैं? 72, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है जी।
क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहां से बात करेंगे कि आर्टिकल 72 यानी 72 में क्या बताया गया है। हाँ जी, सभी बताओ, सभी दोस्त मेरे क्या करो, इसका आंसर दो मेरे को। सभी में आपके सभी बच्चों के मैं क्या देख रहा हूँ, कमेंट्स देख रहा हूँ। मेरे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं सब अपना अपना आंसर दो मेरे को यहाँ पे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो जी, बहुत ही बढ़िया कोशिश कर रहे हो। और आपकी कोशिश एक दिन क्या करेगी, आपको सफल बनाएगी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो बात कर लेते हैं यहां से, राष्ट्रपति को यहाँ पे किस चीज की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को यहाँ पे क्षमा दान की शक्ति दी गई है। हाँ जी, किसका, हाँ जी, अधिकार भी दिया गया है। शक्ति मान लो, अधिकार मान लो, तो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। वह किसी व्यक्ति को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या सुना दी जाती है, फांसी की सजा सुना दी जाती है, तो राष्ट्रपति उसे उस फांसी की सजा को माफ कर सकता है। और जो आजीवन किसी को कार्य मिल चुका है, जो आजीवन की सजा मिल चुकी है, उसको सरल बना सकता है, कठोर सजा को सरल बना सकता है। इस प्रकार से उसे समाधान करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 72 में, यानी 72 में राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार दिया गया है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी कम कर सकता है, माफ कर सकता है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, कर सकता है। तथा कठोर सजा को सरल बना सकता है। आजीवन कारावास को कम कर सकता है। आई क्या बात समझ में। यानी आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है और वह फांसी की सजा को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। और जो कठोर सजा दी गई जाती है उसे भी सरल बना सकता है, माफ कर सकता है। आजीवन जो कारावास दिया गया है उसको भी कम कर सकता है। इस प्रकार से जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास समाधान की शक्ति भारतीय संविधान के 72 यानी 72 के माध्यम से दी गई है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। बोलो, ये समझ में आई या बात नहीं आई, मेरे को फटाफट बताइएगा आप ही। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं राज्यों से संबंधित भी बात कर लेते हैं। तो राज्यों से संबंधित आर्टिकल किस में बताया गया है, मेरे को फटाफट बताओ कि राज्यों से संबंधित यानी राज्यपाल भी माफ कर सकता है या नहीं कर सकता। तो राज्यपाल भी एक माफ कर सकता है, क्षमादान का उसे भी अधिकार दिया गया है। वो कौन से में दिया गया है, तो बस बात करते हैं आर्टिकल, यहां से मैं बता देना चाहूंगा आपको। हाँ जी, आर्टिकल कौन सा आएगा, आर्टिकल 161। ठीक है जी, आर्टिकल 161 में बताया गया है। हाँ जी, क्या बताया गया है, आर्टिकल 161 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 161 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल है उसको भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।
ठीक है ना। तो राज्यों में जो राज्यपाल है उसको भी क्या दी गई है, क्षमादान करने की क्या की गई है, शक्ति प्रदान की गई है। वह कठोर सजा को सरल में बना सकता है, सरल का रूप दे सकता है, आजीवन कारावास को कम कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे राज्यपाल है वो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। याद रखिएगा यहाँ पे लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो आज हमने ये बात पढ़ी है कि आर्टिकल 72 जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की क्या दी गई है, शक्ति प्रदान की गई है। समाधान देने की शक्ति प्रदान की गई है किसको, राष्ट्रपति को। वह राष्ट्रपति को इतना पावर दिया गया है भारतीय संविधान में कि वह किसी व्यक्ति को जब फांसी हो जाती है तो उस फांसी को भी वह क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति का पावर देखिएगा भैया आप कि राष्ट्रपति के पास इतना पावर है, यदि आपको फांसी हो जाती है तो राष्ट्रपति चाहे तो आपकी फांसी को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। जैसे ये ऐसा आदमी जो राष्ट्रपति है वो हर किसी को माफ नहीं कर सकता। वह किसी क्षेत्र में कोई आदमी होता है और उसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है और उसे जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट होता है उसे क्या कर देता है, फांसी की सजा सुना देता है। लेकिन उस टाइम यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति देश के हित के लिए बहुत कुछ कर सकता है, यानी देश के हित के लिए वो बड़ा काम कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन को देख के उस व्यक्ति की जो फांसी की सजा है उसको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति रोक सकता है। लेकिन उसी को रोकेगा जो देश के हित के लिए आगे फ्यूचर में काम करेगा, वरना तो नहीं कर सकता। याद रखिएगा इस बात को। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो कठोर सजा होती है उसको क्या कर सकता है, सरल का रूप दे सकता है या सरल बना सकता है। और आजीवन जो कारावास दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो वो कम कर सकता है। ये पूरी की पूरी शक्ति किसके पास होती है, ये राष्ट्रपति के पास होती है। तो आप बोल देंगे कि सर आप राष्ट्रपति के पास होते हैं तो राज्यपाल के पास भी होती होगी ये शक्ति। हाँ बिल्कुल होती है। राज्यों के पास में जो राज्यपाल होता है उनके पास में भी क्षमादान करने का अधिकार दिया गया है। कठोर सजा को वह कम कर सकता है, आजीवन कारावास को वह कम कर सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति उस फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। इस बात का याद रखिएगा इसमें। तो इसमें किसमें बताया गया है, राज्यों के बारे में आर्टिकल 161 में बताया गया है कि राज्यपाल है उसे क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता राज्यपाल। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, लाइक करो, लाइक ठोक दो साथ साथ में। और साथ साथ में आप क्या करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भैया, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आप शेयर नहीं कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो हर बच्चे के पास पहुंच सके और हर बच्चे को ये आसानी से समझ पाए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और बढ़िया तरीके से उसे समझ में आना चाहिए। ये आप लोगों का क्या है, एक ड्यूटी है आप लोगों की, ये हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। जो भी नया बच्चा आया है इस चैनल पे तो इस चैनल को वह क्या करे, सब्सक्राइब करे, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ठीक है जी, तो बात करते हैं। यहां से समझ में आई क्या मेरी बात? फटाफट थंब का निशान करके मेरे को भेजो। हाँ जी बहुत ही बढ़िया। तो इस बात पे आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्या करो, स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है जी, हाँ जी बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, ले लिया होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही शानदार तरीके से भाई पढ़ रहे हो और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से बनाए रखो। आपके साथ आपको हमेशा ही क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी।
तो समझ में आई आपकी बात, बहुत ही अच्छी बात है जी। तो इसी प्रकार से आप क्या करो, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखो। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से भाई आप पढ़ रहे हो सभी बच्चे। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ मेरे को, सभी बच्चे कमेंट्स करके बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। चलो बढ़िया है, आपको मजा आना चाहिए, आपको मजा देने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है ना। हाँ तो बढ़िया बात है, हाँ बहुत ही बढ़िया। हाँ लेंगे रसगुल्लो, आपका भी नाम लेंगे, सभी का नाम ही है यार। आप जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे ना तो सबका नाम है, टेंशन मत करो, सभी का नाम मैं यहाँ मेरे पास आते हैं बोलता हूँ तभी तो ज्यादा थोड़ी बढ़िया होता है, मेरे सबके नाम देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपका काम ये कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो भाई, शेयर करो। चलो अब बात करते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं, या आर्टिकल बोल दो या फिर आप अनुच्छेद बोल दो। तो आज बात करते हैं 143 यानी 143 जो आर्टिकल होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो 143 का जो आर्टिकल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में आपकी। और ये जो आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो अभी राष्ट्रपति चल रहा है, किसी भी एग्जाम उठा के देख लो आप, चाहे स्टेट की दिखा लो या केंद्र की उठा के देख लो, हर एग्जाम में राष्ट्रपति से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलो ठीक है, तो बात करते हैं आगे की। हाँ जी बहुत ही बढ़िया बात है जी। अब बात करते हैं कि 143 में क्या बताया गया है। 143 में क्या बताया गया है, सुनना ध्यान से, कि राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। यदि कोई मामला ऐसा आ जाता है जिसमें राष्ट्रपति को कोई बात समझ में नहीं आती है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकता है, परामर्श नहीं भी दे सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को माने या न माने, यदि मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, केवल वह परामर्श मांगता है, वो देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है। यदि बाई चांस सुप्रीम कोर्ट उसे परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। याद आई समझ में आपको। तो आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यह उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और यदि देता है तो, और यदि परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और मान भी सकता है। मान भी सकता है। तो बोलो आई क्या बात समझ में।
हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम किसके बारे में, आर्टिकल 143 के बारे में, कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। और राष्ट्रपति, ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट क्या दे देता है, अपना परामर्श राष्ट्रपति को दे देता है, तो राष्ट्रपति उसे माने या न माने, इसके ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी या बाध्य राष्ट्रपति नहीं है। तो बोलो, ये आर्टिकल 143 आपको समझ में आया या नहीं आया। और नोट करके मैं यहां से एक और बात बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैं बात बताना चाहूंगा आपको, तो वो बात क्या है, यदि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश परामर्श देते हैं, मेरे को फटाफट आप कमेंट्स करके बताओ। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है, यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो कितने न्यायाधीश मिलकर परामर्श देंगे, फटाफट आपके कमेंट्स मेरे सामने आना चाहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ने चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आपके आंसर मेरे पास आने लग गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य व 4 अन्य न्यायाधीश परामर्श दे सकते हैं। यानी एक जो न्यायाधीश है वो नहीं दे सकता। इस प्रकार कितने देंगे, 1 + 4, तो कितने न्यायाधीश हो जाएंगे, 5 न्यायाधीश हो जाएंगे। 5 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मिलके क्या दे सकते हैं, राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। और इस परामर्श को राष्ट्रपति माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, किसी प्रकार का बाध्य नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति बाध्य, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया परामर्श देना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को, तो उसकी कंडीशन क्या है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जब परामर्श मांगता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से मांगता है। कब मांगता है, शर्त होगी उसकी 26 जनवरी 1950 का यदि कोई मामला है। 26 जनवरी, सुनना ध्यान से, सभी बच्चे सुनो, सभी दोस्त मेरे एक बार सुनो, कि 26 जनवरी 1950 से यदि पहले का कोई मामला है और उसके ऊपर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना पड़ेगा, ये बाध्य है। तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने के लिए बाध्य होगा, तो याद रखिएगा। तो एक बार यहां से देखिएगा आप, हम बात कर रहे हैं आजकल जो आर्टिकल 143 है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा। इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। और राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट है परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है, इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और यदि परामर्श देता है तो राष्ट्रपति के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि दिया गया परामर्श माने ही माने, किसी प्रकार का बाध्य नहीं है, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। तो याद रखिएगा, तो मानने के लिए किसी प्रकार से बाध्य राष्ट्रपति नहीं है जी, ठीक है। तो यहां से मैंने बताया कि यदि सुप्रीम कोर्ट यदि परामर्श देता है तो कितने न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो परामर्श देते हैं, 5 देंगे, एक मुख्य होगा और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो 5 न्यायाधीश मिलके ही क्या देंगे, एक परामर्श दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो बोलो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मेरे को बताओ और थंब का निशान करके भेजो कि आपको समझ में आई या नहीं आई। फटाफट थंब का निशान करके मेरे को भेजो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी बच्चे, ले लिया होगा, बहुत ही शानदार बात है। यहां से मैंने कहा कि यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है, कब मांगता है और कब राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट है बाध्य है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, तो वो भी कारण सुनिएगा आप यहां से। तो वो कब होगा, तो यहां से एक नोट करके मैं आपको बात बता देता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा उसके बारे में देखिएगा आप। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है तो
सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना होगा, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना होगा, वह बाध्य है परामर्श देने के लिए। कौन सा मामला आने पे? जब मामला कब का हो? 15 जनवरी 1950 से पहले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा जाता है। तो ठीक है जी, बात समझ में आई? यानी नोट करके मैंने एक बात बताई आपको यहां से, तो क्या बताई कि नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 15 जनवरी 1950 से यदि कोई पहले का मामला है और उस मामले के ऊपर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? परामर्श मांगता है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है, उसे परामर्श देना ही होगा। और ये बात कब की बात? जब 15 जनवरी 1950 के पहले का जब कोई मामला आ जाता है। तो बोलो समझ में आई ना बात है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना ही होगा, वह बाध्य होता है परामर्श देने के लिए। कब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को? 15 जनवरी 1950 से पहले का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा जाता है तो परामर्श सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। तो ये बात बोलो समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई तो फटाफट थंब का निशान करके मेरे को फटाफट भेजो जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर करो, शेयर में कमी आ रही है आप लोगों की, संख्या बल बढ़ा नहीं रहे हो आप, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, संख्या बल बढ़ाओ भैया अपनी। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। ज्यादा से ज्यादा क्या करो, संख्या बल बढ़ाओ अपनी। संख्या बल बढ़ाओगे तभी मजा आएगा भाई, ऐसे मजा नहीं आने वाला। ठीक है जी, तो यहां से और बात करते हैं। तो अब बात करते हैं, न्यायिक शक्ति हमारी हो गई, और अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति के बारे में बात करते हैं यहां से। तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति के बारे में बात करते हैं? राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति के बारे में हम बात करते हैं यहां से, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति के बारे में क्या बात करनी है, बहुत ही अच्छी बात है जी। तो बात करेंगे राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति के बारे में। और सैनिक शक्ति, जो राष्ट्रपति को सैनिक शक्तियां दी गई है, वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के मेरे दोस्तों किस में बात कही गई है? तो दोस्तों बात कही गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में ये बात कही गई है। और 52 में भी एक पार्ट होता है 52(2) में कहा गया है। और 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 52(2) में, तो मैं यहां से बता देता हूं आपको। तो आर्टिकल 52(2) में क्या कहा गया है देखना यहां से, या अनुच्छेद भी बोल सकते हो आप। आर्टिकल 52 यानी 52 और 2 में ये क्या बात कही गई है उसके बारे में आप देखिएगा। यहां से क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति है जी, हाँ जी, तीनों सेनाओं का क्या होता है? सेनापति होता है। तो तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। और आप ये बचपन से पढ़ते आए हो कि तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में ये बात बताई गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 52 में ये बताया गया है कि आर्टिकल 52 में 2 में ये बात बताई गई है कि भारतीय जो सेनाएं होती हैं, तीनों
सेनाएं कौन कौन सी सेनाएं होती हैं वो आपको पता है, सब पता है, जिसमें एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है। इन तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो भारत के राष्ट्रपति होता है। ये बात आपको बोलो सबको पता है या नहीं पता? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है, आप तीनों को पता है। तीनों सेनाएं कौन कौन सी होती हैं फटाफट मेरे को लिख के बताओ आप, तीनों सेनाएं कौन सी होती है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। बोलो होता है या नहीं होता है मेरे दोस्तों? सभी दोस्त मेरे एक बार क्या करो, कमेंट्स करके मेरे को बताओ कि हाँ आपको पता चल रहा है इस चीज के लिए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी। और राष्ट्रपति सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, उनकी क्या करता है जी? उनकी नियुक्ति करता है जी। हाँ जी, उनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। बहुत ही बढ़िया, आपके जवाब बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं मेरे पास से। हाँ जी, लिख देता हूं यहां से मैं। यहां इसमें आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तथा तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, बोलो समझ में आई क्या मेरी बात आपको? यहां से तो मैंने यहां से बताया कि राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? सेनापति होता है। ठीक है जी। तो तीनों सेनाएं कौन कौन सी है? एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ठीक है ना? जिसमें आप क्या बोल सकते हो? हाँ जी, जल सेना, वायुसेना और कौन सी सेना? थल सेना। तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है यानी भारतीय जो सेनापति होता है वो कौन होता है? यहाँ पे अध्यक्ष समझ लो या सेनापति भी नाम से देख लो, सेनापति या अध्यक्ष। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेनाओं का जो अलग अलग अध्यक्ष होते हैं उन अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान से सुनना कि आर्टिकल 52 है, इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? ये सैनिक शक्ति से संबंधित है। किसकी सैनिक शक्ति? राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति से ये संबंधित है। और यहां से बात करते हैं आर्टिकल या अनुच्छेद भारतीय संविधान के 52(2) में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति या अध्यक्ष होता है। और तथा तीनों सेनाओं के अलग अलग जो अध्यक्ष होते हैं उनकी क्या करता है? ये नियुक्ति भी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। बोलो समझ में आया क्या आपको? फटाफट मेरे को थंब का निशान करके भेजो आप, फटाफट थंब का निशान करके भेजो भाई। स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। और ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों, मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक ठोक दो। और जो नए बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो। और ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या बल बढ़ाओ। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। तो सभी रात 9 बजे इस क्लास पे, लाइव क्लास में आ जाइए। तो आज इतना ही हम पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।